तमाम चीजों को एक एक्सपर्ट के लेंस से समझते हैं और आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम, जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के धुरंधर भी रह चुके हैं। सुनील सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सर, अमेरिका ईरान के बीच में जो तनातनी है वो जारी है। फिर से वीकेंड पर कुछ नेगेटिव खबरें आई हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो नेगेटिव चीजें हैं ना, ये वीकेंड तक ही सीमित रह रही हैं। और अच्छी बात यह है कि कम से कम आईटी के फ्रंट पर रिजल्ट सीजन की शुरुआत जो है वो अच्छी हुई है। सर, बाजार को लेकर आपका व्यू क्या है और क्या करना चाहिए सर अभी? देखिए, पहले बाजार के लिए डायरेक्शन मिलता है ब्रेंट क्रूड से, और ब्रेंट क्रूड का इतना बड़ा एक नेगेटिव रिएक्शन नहीं है इस जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में। 78 79 पे है। देखिए, बात ऐसी है कि देखिए, हॉर्मुज स्टोर तो बिल्कुल बंद हुआ था, थोड़ी खुलती है थोड़ी वो खुलती है, तो इससे अभी जियोपॉलिटिकल स्थिति, यूएस ईरान की लड़ाई चलेगी भी तो मेरा मानना है कि क्रूड ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, 80 to $85 के लेवल के ऊपर नहीं जाएगी, बिकॉज ये अल्टीमेटली एक वॉर के लिए ना, नेगेटिव क्रूड के लिए मेरे ख्याल में बन चुका है। और सप्लाई की साइड में देखें तो सऊदी अरेबिया, यूएई दोनों अपने तरफ से सप्लाई बढ़ाने की एक अनाउंसमेंट भी किया है। तो उस हिसाब से हमारे मार्केट के लिए ये क्रूड का दबाव उतना भारी नहीं होगा, यही मेरा मानना है। अगर क्रूड 90 पार होती है तो बाजार में थोड़ी तेज गिरावट आ सकती है, मगर जब तक वो नहीं दिख रहा है, ये जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का असर उतना ज्यादा हमारे मार्केट के ऊपर मैं नहीं दिख रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, कारण यह है कि देखिए, एफआईएस ने भी रियलाइज कर दिया और कुछ दिनों से वो पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुके हैं, मगर बहुत जबरदस्त खरीदारी नहीं कर रहे, बट फिर भी उनका सेलिंग जो भयंकर था फर्स्ट ऑफ जून तक, वो गिर गया है। वही मार्केट के लिए एक पॉजिटिव स्थिति है। सेकंड बात यह है कि मानसून के बारे में भी थोड़ी डर थी कि अभी भी आईएमडी ने अपना लॉन्ग टर्म फोरकास्ट को बढ़ाया नहीं है, 90% ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज ही कह रहे हैं, मगर जैसे मानसून की प्रोग्रेस सबको दिख रहा है कि मोरलेस इंडिया को जो साउथ वेस्ट मानसून कवर करने की एक ये होती है वो हो चुकी है, और फसल का रिजल्ट तो बाद में दिखेगा, मगर आपके लिए थोड़ी शांति दिख रही है वहां पर भी मानसून के ऊपर। तो आरबीआई का कोई एक नेगेटिव रेट स्टांस या हॉकिश स्टांस का भी अभी डर थोड़ी कम है, बिकॉज क्रूड भी स्टेबल लेवल पे है। 78 79 को भी मैं स्टेबल मानता हूं, बिकॉज बिफोर द वॉर हम क्या 65 70 पे थे। थोड़ा बहुत हमने पब्लिक को पास ऑन कर दिया पेट्रोल प्राइस हाइक को, तो एक लेवल में फिस्कल सिचुएशन अभी काबू में है। तो इसके लिए मेरा मानना है कि अब ये अर्निंग सीजन सबसे महत्वपूर्ण है इन टर्म्स ऑफ मार्केट की डायरेक्शन। और इसके लिए दो चीज मैं कहूंगा इसमें, एफआईएस इसको जरूर देखेंगे गौर से, मगर डीआईएस के लिए म्यूचुअल फंड के आंकड़े जो आई थी जून की, वो बता रही है कि रिटेल निवेशक की कॉन्फिडेंस वापस म्यूचुअल फंड में लौट रही है, बिकॉज 22,000 कहाँ मई में एक्टिव फ्लोज थी, अब 28,000, 25% बढ़कर अभी आ रही है। और इसके अलावा ईटीएफ में भी फ्लोज हमने देखा 13,000 करोड़ की आई है, और हाइब्रिड फंड्स में भी हमने देखा कि 4,000 के माफिक 7,000 करोड़ हाइब्रिड में आया। तो कुल मिला के मेरे ख्याल में 40 से 50,000 करोड़ इक्विटी खरीदने लायक पैसा म्यूचुअल फंड के पास है, मगर वो इसको धीरे धीरे जैसे अर्निंग सीजन की क्लैरिटी मिलती है, और इस अर्निंग सीजन की क्लैरिटी में मैं एक बात ऐड करूं कि ये क्यूओक्यू तो अच्छा नहीं होने वाला है, सबको पता है, क्योंकि स्पेशली तेल रिलेटेड जो भी डेरिवेटिव्स इस्तेमाल करते हैं उनके लिए मार्च अप्रैल में 3 महीने तो क्रूड हाई लेवल पे था, तो मार्जिन के ऊपर जरूर दबाव आएगा। बट फिर भी एक जो रिसर्च बेस्ड एनालिसिस होते हैं म्यूचुअल फंड वाले या इंश्योरेंस वाले, वो इसके आगे देखेंगे कि ये तो हो चुकी है और उसका असर मार्जिन पे दिखेगा, बट क्या आने वाले दिन के लिए संकेत कैसे है, गाइडेंस कैसी है इन कंपनियों की और इन सेक्टरों की, इसके बेसिस पे वो चुनेंगे सेक्टर को। थोड़ा दो चीज होगी इसमें, जब तक क्लैरिटी नहीं आती वो थोड़ा कैश में रखेंगे पैसा, और दूसरा थोड़ा सेक्टर रोटेशन भी होगा, बिकॉज जहां पे अच्छी प्रॉफिट्स बुक रनअप अच्छा हुआ है, थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, और उसको भी कैश बैलेंस में रखेंगे। तो ये अगला महीना, क्योंकि अगस्त मिडिल तक मेरे ख्याल में अर्निंग्स का 50-60% रिजल्ट आ जाना चाहिए, अगस्त एंड तक 75% आ जाएगी। तो इस पीरियड में एक डिप्लॉयमेंट अर्निंग्स रिलेटेड ही होगा। तो मार्केट के लिए मैं मानता हूं कि एक कंसोलिडेशन फेज लग रहा है मुझे। तेल जब तक ये 78 79 80 के लेवल पे रहता है, तो मार्केट आधा % इस तरफ आधा % उस तरफ के लेवल पे रहेगा। बहुत गिरावट के लिए
पैसा है डोमेस्टिक के पास जो खरीद के सपोर्ट करेंगे, मगर बहुत बढ़त के लिए भी एफआईएस की और जबरदस्त वापसी जरूरी है। वो अब तक के लिए इतना आसान नहीं है, तो ऐसे ही रहेगी मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में। ठीक है, बाजार कंसोलिडेशन के फेज में रहेगा और एफआईएस की वापसी कब होगी इसको लेकर अभी भी सवाल हैं। सुनिए सर, दो छोटे सवाल हैं, मैं दोनों को क्लब कर देता हूं, आपको जवाब देना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा मार्जिन पर प्रेशर दिखेगा क्योंकि क्रूड का इंपैक्ट उसमें आएगा, क्रूड के जो हायर प्राइसेस थे, और आप खुद भी एक दिग्गज फंड मैनेजर से रह चुके हैं। तो अगर आपको सेक्टर पिक करना होता अभी, तो कहां पर आप दांव लगाते Q1 के अर्निंग्स के दम पर? क्योंकि बाजार निश्चित तौर पर आगे देखेगा, वो मार्जिन वाली चीजों को ना थोड़ा सा नजरअंदाज करने की कोशिश करेगा। और दूसरी चीज ये है कि आईटी के नतीजों की शुरुआत हो गई है। टीसीएस के नंबर के बाद हमने देखा कि स्टॉक ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। तो क्या अभी भी आप कॉशियस हैं या फिर आपका व्यू बदल रहा है आईटी को लेकर? हालांकि अगर हम ईयर टू डेट अगर रिटर्न देखें टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो के, तो तीनों के तीनों शेयर लगभग 35% नीचे अभी भी हैं। तो इस पर आपका व्यू क्या होगा सर? तो मैं मानता हूं कि पहली चीज है कि आईटी के बारे में सेकंड सवाल में जवाब देता हूं कि अभी भी मैं उसको ग्रोथ सेक्टर नहीं मानता हूं। अब वो आईटी ग्रोथ सेक्टर से वैल्यू सेक्टर बन गया है। अब जैसे आपने बताया करेक्शन बहुत हुआ है, टीसीएस ने अच्छा डिविडेंड भी डिक्लेयर किया, बाकी कंपनियों की यही उम्मीद है, तो एक डिविडेंड यील्ड स्ट्रोक वैल्यू जोन में आ चुकी है आईटी। और उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में जितना आपको वैल्यू रखना है, तो उस कंपोनेंट के लिए आईटी जरूर फिट होती है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा डाउन साइड में नहीं देखता हूं, मगर बहुत ज्यादा अपसाइड भी नहीं देखता हूं, बिकॉज एआई का हवा जरूर इसके ऊपर एक डार्क क्लाउड कार्वेगा की तरह होगा। और वो पूरी क्लैरिटी अभी टीसीएस के रिजल्ट से थोड़ी एक आशा जग चुकी है कि ये लोग बदल रहे हैं अपना बिजनेस मॉडल को, एआई को सीरियसली ले रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं। सो उस बिजनेस में सेपरेटली कुछ पोस्ट रिजल्ट्स भी देखा आपने, कुछ सीनियर लीडरशिप का चेंजेस भी अनाउंस किया। बट हर कंपनी को ये करना होगा, बिकॉज एआई एज अ थ्रेट ऐसा नहीं कि .com बबल वाला ऐसा आके चला जाएगा, ये एक परमानेंट थ्रेट है जो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरह है। तो ये नए जमाने के लिए आईटी कंपनीज को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। लंबा टाइम लगेगा, मगर दिखाते हैं रास्ता तो वो अच्छी बात है, मगर ग्रोथ सेक्टर बनने में बहुत बहुत महीने लगेंगे यहां पर, क्योंकि एआई बिजनेस का मॉडल कैसे होगा, कितना कमाई होगी, ये सब जानकारी अभी नहीं है। तो मेरा मानना है कि टीसीएस के रिजल्ट ने एक अच्छी खबर दी है, तो एक वैल्यू बेस्ड बाउंस बैक बाइंग आई है। सस्टेनेबल इस लेवल पे हो सकती है, मगर अनलेस बाकी सब कंपनी बहुत, देखिए एक चीज से मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड था, डिविडेंड उन्होंने बहुत ज्यादा डिक्लेयर किया। मेरा मानना है कि कैश हाथ में रखकर कुछ अच्छा एक्विजिशन के लिए पैसा रखते हैं या पार्टनरशिप के लिए रखते हैं, वो बेहतर होगा इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग द मनी टू द शेयर होल्डर्स। वो सिग्नल दे रहा है कि हमें हमारे बिजनेस में पैसे के लिए जरूरत नहीं है। वेरएज अब एआई की थ्रेट है, तो काउंटर करने के लिए कुछ बड़े स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे ना। तो मैं होपफुल हूं कि बाकी कंपनी शायद ऐसा कुछ करके दिखाएगी। सर देखिए, ये जो सिनेरियो रहे हैं ना, ये तो काफी पुराने रहे आईटी कंपनीज के लिए, और लगभग एक डेकेड हो गया जब हम इस चीज को लेकर चर्चा करते रहे हैं कि आप डिविडेंड बांट के, बायबैक करके कब तक जो फ्यूचर है आप उसको डिसाइड करते रहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ना चीजें चेंज तो हो रही हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि अगर आप कैश का डिप्लॉयमेंट कहीं और करते तो एक बेहतर स्ट्रेटजी निश्चित तौर पर होती। एक और डिबेट जिसके बारे में आप भी इशारा कर रहे हैं सर, हमेशा चलती रहती है बाजार में, कि वैल्यू वर्सेस ग्रोथ। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जहां पर हम देखने की वैल्यूएशंस थोड़े से अट्रैक्टिव नजर आएंगे, लेकिन बाजार में स्थिति अभी बदल नहीं रही है। तो अभी जो निवेशकों की स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए सर? कहां पर ज्यादा जोर देना चाहिए? मैं वैल्यू के पक्ष में थोड़ी बढ़त कराने की सलाह दूंगा। मे बी 25-30% ऑफ द पोर्टफोलियो को, इंडिया बेसिकली वैल्यू मार्केट नहीं है, हम ग्रोथ के मार्केट ही है। मगर क्या है कि यहाँ बहुत पोलराइज हुआ है, जैसे अभी देखिए डिफेंस ये वाली सेक्टर बहुत हाई वैल्यूएशंस पे ग्रोथ जो फ्यूचर है उसको डिस्काउंट करके चल रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर बहुत सस्ते है वैल्यूएशन। तो एवरेज वैल्यूएशन आपको लॉन्ग टर्म एवरेज करीब है, बट पोलराइज बहुत हुआ है। तो मेरा मानना है कि अब वक्त है, क्योंकि आने वाले दिन में देखिए यूएस का ट्रेड डील साइन होना बाकी है, मॉनसून के रिजल्ट आना बाकी है, अर्निंग्स की गाइडेंस बाकी है, फेड का रेट पॉलिसी नहीं है। तो ग्रोथ की जो नमूने हैं उसको ऑलरेडी हमने 6.5 को घटा दिया, आरबीआई शायद उसी लेवल पे टिक के रहेंगी, मगर ग्रोथ की वापसी अगर आपको 6.5 से ऊपर वापस 7 की ओर
मैं अगले साल ही देख रहा हूं। तो अब के लिए एक वैल्यू जोन में रखें तो अच्छा होगा, बिकॉज जैसे मार्केट में ये वो डिवीजन हुआ है उसमें कैचअप जरूर होगा। जो सेक्टर्स में आपको आज वैल्यूएशन सस्ती है वो जरूर बढ़ेगी। तो मैं वैल्यू कंपोनेंट को ध्यान देने की सलाह दूंगा, और ज्यादातर वो वैल्यू लार्ज कैप स्पेस में आता है। तो एक वैल्यू का दूसरा शब्द होता है लार्ज कैप इन अ वे। तो मैं कहूंगा कि नेचुरली तो दैट मींस लार्ज कैप का कंपोनेंट आप थोड़ी बढ़ाएंगे, बिकॉज मिड एंड स्मॉल कैप में तो वैल्यूएशन बहुत ग्रोथ कंपनीज के बहुत बहुत बढ़ चुके हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उधर यो ग्रोथ नहीं होगा, मगर जैसे हम जब बहुत प्राइस दे देते हैं उसको उस ग्रोथ के लिए, तो कुछ ना कुछ एक प्रॉफिट बुकिंग की सलाह आती है, या फिर कुछ नेगेटिव न्यूज तो करेक्शन उधर भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसा डिफेंसिव पोस्चर थोड़ा वैल्यू में बढ़ाना आपके लिए उचित होगा। ठीक है, ये राय होगी। डिफेंसिव्स में थोड़ा सा एलोकेशन को बढ़ाना ज़्यादा उचित होगा। सुनील सर, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और विस्तार से आपने कुछ बहुत ही ज़रूरी मुद्दे जो इन्वेस्टर्स के मन में उठते हैं उन पर आपने बातचीत की और अपने व्यूज़ भी शेयर किए। फिलहाल इस शो को यहीं पर समेटेंगे, लेकिन आपके